प्रदूषण पर दिल्ली सरकार को फिर सुप्रीम फटकार, कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम पर हो सकता है विचार। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में किया दावा, पराली की वजह से दिल्ली में 4% होता है प्रदूषण। पिछली सुनवाई में एसजी ने 30% प्रदूषण के लिए ठहराया था जिम्मेदार। दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा के बीच नहीं थम रहा पराली जलाने का सिलसिला। करनाल में अभी तक 678 मामला है सामने। शिमला में पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन, 23 राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष और 10 राज्यों के विधानसभा उपाध्यक्ष होंगे शामिल। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी आज पहुंचेंगे शिमला। और सोनीपत में रोक के बावजूद कंस्ट्रक्शन का काम जारी। फैक्ट्री का लेंटर डालने के वक्त हुआ हादसा, 6 मजदूर घायल। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में और मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में जारी प्रदूषण की समस्या को लेकर केजरीवाल सरकार को जमकर फटकार लगाई है। इसके साथ ही प्रदूषण कम करने को लेकर कई उपायों के बारे में जाना है। केंद्र सरकार के साथ दिल्ली और आसपास के राज्यों को आज शाम तक जानकारी देने को भी कहा है। दिल्ली की प्रदूषण की समस्या को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों की दलीलें सुनी, जिसके बाद इस समस्या का हल निकालने के लिए कोर्ट ने केंद्र से मंगलवार को आपातकालीन बैठक बुलाने को कहा। इस बैठक में दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के मुख्य सचिव भी शामिल होंगे। दिल्ली सरकार केंद्र सरकार से कल तक इमरजेंसी मीटिंग बुलाने के लिए कहा है और एक डिटेल हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है कि प्रदूषण को रोकने के लिए तमाम राज्य सरकारें और केंद्र सरकार ने जमीन पर क्या काम किया। समस्या के हल के लिए कोर्ट ने सरकारों से पूछा कि राज्य में कौन से उद्योग रोके जा सकते हैं, किन वाहनों को चलने से रोका जा सकता है, साथ ही कौन से बिजली संयंत्र रोके जा सकते हैं और सरकार वैकल्पिक बिजली कैसे उपलब्ध करा सकती है। कोर्ट ने सरकारों से वर्क फ्रॉम होम लागू करने पर भी विचार करने को कहा और सभी सवालों के जवाब मंगलवार शाम तक देने का आदेश दिया। सुनवाई में पराली की समस्या का जिक्र भी हुआ, जिसमें केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि मौजूदा वक्त में दिल्ली और उत्तरी राज्यों में पराली जलाना प्रदूषण का प्रमुख कारण नहीं है, क्योंकि ये प्रदूषण में केवल 10% ही योगदान देता है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा राज्य के वकीलों से ये कहा कि वो अपने राज्यों के चीफ सेक्रेटरी से ये कहें कि वो वहां के किसानों से बातचीत करें और ये कहें कि वो पराली कुछ दिन ना जलाएं। सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार भी लगाई। दिल्ली सरकार ने रोड की सफाई व्यवस्था के लिए एमसीडी को जिम्मेदार ठहराया, जिस पर कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार नगर निगमों पर ठिकरा फोड़ने की कोशिश कर रही है। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार का इस तरह का रवैया उनको ऑडिट का आदेश देने को मजबूर कर देगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दो टूक यहां तक की भी कहा कि दिल्ली सरकार रेवेन्यू और एड पर जो पैसे कमा रही है, क्या अब उसकी जरूरत है कि हम ऑडिट करने का उसे आदेश दें। इस सुनवाई में दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि प्रदूषण को रोकने के लिए वो संपूर्ण लॉकडाउन जैसे कदम उठाने को तैयार है। अब इस मामले की अहम सुनवाई बुधवार को होगी। देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट की इस नाराजगी के बाद तमाम जो सरकारें हैं वो कितनी हरकत में आती हैं और प्रदूषण को रोकने के लिए सरकारें जमीन पर क्या काम करती हैं। कैमरामैन अंकित के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो दिल्ली एनसीआर समेत अलग अलग जगहों पर स्मॉग ने अपना कहर मचा कर रखा हुआ है। पराली जलने से निकलने वाले धुएं से हवा में जहर घुलता हुआ लगातार नजर आ रहा है। प्रदूषण बढ़ रहा है, आम पब्लिक परेशान हो रही है, पर पराली जो है वो लगातार जलती हुई नजर आ रही है। करनाल जिले की अगर बात की जाए तो करनाल में भी पराली जलाने के काफी मामले अब तक सामने आ चुके हैं। अभी तक पराली जलाने के यहाँ पर 678 केस सामने आ चुके हैं और तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं कई जगहों पर किस तरीके से प्रदूषण जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिस पर अब देश की सर्वोच्च अदालत ने भी चिंता जताई है।
हरियाणा के अंदर करनाल सबसे बड़ा क्षेत्रफल है जहाँ पर धान की बिजाई होती है, धान की कटाई होती है। इतने बड़े एरिया के अंदर 700-750 जो एयर फायर लोकेशंस आई हैं, ये उसी का परिणाम है, क्योंकि यहाँ पर व्यापक तौर पर जो जनसंपर्क अभियान था, लोगों से संपर्क करने का अभियान था, लोगों को जागरूक करने की बात थी, लोगों को मशीन उपलब्ध करवाने की बात थी, या दूसरे ऐसे पहलू थे, चाहे वो वॉल राइटिंग है, मीडिया के माध्यम से है, कि फुल जो अवेयरनेस चलाएगी, उस अवेयरनेस का ही परिणाम है कि आज हम इतने बड़ा धान का एरिया रकबा होने के बावजूद जो है हमारी लोकेशन 678 लोकेशन ही अभी तक हमारी प्राप्त हुई हैं। हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है, और इसमें क्योंकि ये जो प्रदूषण की मात्रा वायु में ज़्यादा होने के कारण जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं उसमें ज़्यादा दिक्कत होती है, और स्पेशली जो प्रोन टू पेशेंट्स होते हैं, दमे के पेशेंट, अस्थमा वगैरह के पेशेंट्स जो हैं, उन पेशेंट्स को और ज़्यादा दिक्कत होती है। इसके अतिरिक्त आँखों में जलन होना, पानी बहना, ये रेडनेस ऑफ आइज, ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करती है। तो और खबर हिमाचल से है, जहां पर शिमला में पीठासीन अधिकारियों का आज सम्मेलन है। 23 राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष इस सम्मेलन में शामिल होंगे। 10 राज्यों के विधानसभा उपाध्यक्ष भी पहुंचेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला आज शिमला पहुंचने वाले हैं। राज्यसभा उपाध्यक्ष हरिवंश भी यहां पर पहुंचेंगे। 19 नवंबर तक ये सम्मेलन चलता रहेगा। सीएम ने सम्मेलन को लेकर जो तैयारियां की जा रही हैं उसका जायजा भी लिया है, और ये कहा कि ये ऐतिहासिक क्षण होगा जब हिमाचल में इस तरीके का बड़ा आयोजन किया जाएगा, और इसके लिए हिमाचल तैयार है। तो ये कहना है हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर का। आपको बता दें कि शिमला में पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन है, जिसमें 23 राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष शामिल होंगे। इसके साथ ही 10 राज्यों के विधानसभा उपाध्यक्ष भी शामिल होंगे, और कहा यह जा रहा है कि इस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र भी जुड़ेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो जुड़कर अपना संबोधन देंगे। प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी समय निकाला है 17 तारीख को उद्घाटन के अवसर पर। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी जुड़ करके इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनेंगे। ये भी एक यादगार पल रहेगा हमारे हिमाचल वासियों के लिए। और बात पंजाब को लेकर करेंगे। पंजाब सरकार पर अनिल विज ने वार किया है कि संविधान का अपमान करने वालों को सम्मान देना शर्मनाक है। लाल किला हिंसा पर अनिल विज की तरफ से ये बयान सामने आया। उन्होंने ये कहा है कि ये बेहद ही शर्मनाक है। पंजाब सरकार का फैसला वाकई में बेहद शर्मनाक है, ये कहना है अनिल विज का। उनका ये कहना है कि संविधान का अपमान करने वालों को जिस तरीके से पंजाब में सम्मान दिया जा रहा है, ये वाकई में बेहद शर्मनाक है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई और हो नहीं सकती है। देश का संविधान एक है, देश की कानून व्यवस्था एक है। वहां पर किसी पार्टी का राज हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो या किसी और दल का हो, संविधान एक है। और जिन लोगों ने कानून की अवहेलना की है, जिन लोगों ने लाल किले पर चढ़कर हंगामा किया है, जिन लोगों के खिलाफ केसेस दर्ज हुए हैं, उनको 2-2 लाख रुपए का इनाम देना देश की कानून व्यवस्था का अपमान करना है, देश के संविधान का अपमान करना है। और ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना, इससे ज्यादा शर्मनाक बात किसी सरकार के लिए हो नहीं सकती। और खबर फतेहाबाद से है। फतेहाबाद में लव मैरिज करने वाली बहन के घर तमंचा और चाकू लेकर उसका भाई घुस गया। बहन और उसके पति को जान से मारने की इस भाई ने धमकी दी है। बहन ने पुलिस पर यहां पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप भी लगाया है। 1 जुलाई 2021 में महिला ने जयवीर नाम के युवक से शादी की थी, लेकिन अब उसे अपनी और अपने पति की जान का खतरा सता रहा है। मेरे भाई ने आके मेरे को धमकी दी है और एक पिस्तौल और चाकू ले रखा था। मैंने दरखास्त लिखवाई थी, दरखास्त में मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस वाले मुझे ही धमकी दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि कोई सुनवाई नहीं होगी। मेरे जो पत्नी है
उसका भाई है कुलदीप कुमार, वो हमारे को धमकी दे रहा है और हमारे घर पे आके ना उसने चाकू और पिस्तौल, मैंने लाइव वीडियो है मेरे पास, उसकी शिकायत दे रहे हैं वो हमको, हमारे को धमका रहे जी उल्टा जी, क्योंकि उनके रिश्तेदार लगी हुई है हमको, वो कार्रवाई नहीं करने दे रहे। हम पूरे परेशान है जी, तो कल को इनकी कोई जिम्मेवारी मार दे और कर दे। ये लड़की ने जो है ना 13/11/2021 को थाना सदर फतेहाबाद में दरखास्त दी है और इसने दरखास्त के अंदर आरोप लगाया कि मेरा भाई जिसका नाम कुलदीप है वो मेरे घर पे जो है आया था और उसने जो है ना मेरे को मारने की धमकी दे रहा है। जो इस लड़की ने करीब 3-4 महीने पहले लव मैरिज की है और लड़का के भी लड़का है उसके साथ लव मैरिज की है। भाई इस पे जो भी नियमानुसार कार्रवाई दरखास्त पे होगी वो हम कार्रवाई करेंगे। और खबर सोनीपत से है। सोनीपत में एक फैक्ट्री का लेंटर गिर गया, हादसे में 6 मजदूर घायल हो गए। सोनीपत के कुंडली औद्योगिक क्षेत्र में ये पूरा हादसा हुआ है, जहां पर लगातार कंस्ट्रक्शन का काम जारी था और इस बीच ये पूरा हादसा हुआ है। कंस्ट्रक्शन का काम नहीं रोका गया था और यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये पूरा हादसा हुआ है, जिसमें 6 मजदूर घायल हो गए हैं। तो तस्वीरें सोनीपत की कुंडली औद्योगिक क्षेत्र की तस्वीरें हैं, जहां ये पूरा हादसा हुआ है। फैक्ट्री में आपको बता दें कि निर्माण कार्य रोका गया था, लेकिन निर्माण कार्य नहीं रुका और आप तस्वीरें आपके सामने किस तरीके से यहां पर ये हादसा हुआ है, जिसमें 6 मजदूर घायल हो गए। कुछ भी नहीं हुआ भाई साहब, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर लेंटर गिरा है, लेंटर नहीं गिरा, शटरिंग गिरी है, शटरिंग गिरी है। अच्छा, शटरिंग नीचे गिर गई है, कोई कैजुअलिटी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। कुछ लोगों को चोट लगी है, कुछ 1-2 बंदों को बड़ी मामूली सी चोट लगी है। दे आर फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। इस चीज की संतुष्टि कर दी गई है। थाना में सूचना मिली थी यहाँ फैक्ट्री का लेंटर गिर गया है, तो वहाँ से पुलिस उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल में लाई है। अब यहीं का इलाज चल रहा है। और किरण चौधरी ने कंगना रनौत पर हमला बोला है। कंगना के विवादित बयान पर किरण चौधरी जो कांग्रेस की नेता है, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कंगना रनौत को जाहिल बताया है और कहा है कि ऐसे लोगों को जरा भी तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए। अनगिनत लोगों ने कुर्बानी देकर आजादी पाई है, लेकिन जिस तरीके से कंगना का ये बयान सामने है वाकई में बेहद शर्मनाक है। राजनीति का स्तर ऐसे लोगों की वजह से गिरता जा रहा है। तो ये कहना है किरण चौधरी का, कांग्रेस की लीडर है और कंगना रनौत पर उन्होंने निशाना साधा है। आपको बता दें कि कंगना रनौत के बयान पर जो विरोधी पार्टियां हैं उनकी तरफ से हमला बोला गया है। कई लीडर्स ने कंगना रनौत को निशाने पर लिया और इस बीच किरण चौधरी की तरफ से भी बयान सामने आया है और उन्होंने कंगना रनौत को जाहिल बताया है। तो जाहिल औरत है वो, तो जो ये ऐसी बात कर सकती है, मैं यही बात कहूँगी, क्योंकि इस तरह से आज़ादी का मतलब हमारे पूर्वजों ने इस देश को अपने खून से सींचा है। अनगिनत लोग जो हैं इस देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपना जो है बलिदान दिया है। हमारे इसका मतलब सारे हमारे सतगुरु भगत सिंह जी, सारे गांधी जी और सारे के सारे अनगिनत जो जितने लोग हैं, सुभाष चंद्र बोस, ये सारे के सारे बेकार थे। तो आप समझ सकते हैं, ये वही लोग कह सकते हैं, ये वही आवाज़ उठा सकते हैं जिनके जो बिल्कुल पूरी तरह से जाहिल हैं। और मैं समझती हूँ ऐसे लोगों के ऊपर तजुर्बा बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। वैश्विक महामारी कोरोना को चलते यहाँ पर हिमाचल सरकार की ओर से लंबे अरसे से प्राइमरी स्तर के तमाम सरकारी और निजी स्कूलों को बंद करने के फैसले को अब निरस्त कर दिया गया है और आज से प्रदेश भर के तमाम स्कूलों को निरंतर खोलने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। पूरी तरह से जो भी प्रोटोकॉल्स दी गई हैं उनका पूरी तरह पालन किया जा रहा है। मास्क लगवाया जा रहा है, बच्चों को सैनिटाइजेशन प्रोसेस किया जा रहा है और स्क्रीनिंग भी प्रॉपरली की जा रही है। अगर किसी बच्चे को फीवर आता है, अगर स्क्रीनिंग में फाउंड होता है, तो हम उसको अलग बिठा के उसके पेरेंट्स को कॉल करेंगे और उसको भेज देंगे। सर हमारे स्कूल में और खबर ऊना से है, जहां पर आईटीबीपी ऊना में यात्रियों और बस स्टाफ ने एक महिला चोर को पकड़ने में सफलता हासिल की। इस महिला चोर को लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़ी गई महिला पर आरोप है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर ऊना बस स्टैंड पर एक महिला के हाथ से सोने के कंगन काट लिए, जिसके बाद बस स्टैंड पर मौजूद लोगों ने महिला को काबू कर लिया, जबकि उसके अन्य साथी सोने के कंगन लेकर फरार होने में कामयाब हो गए।
पुलिस ने लोगों द्वारा पकड़ी गई महिला को हिरासत में लेकर आगामी जांच शुरू कर दी है। कल शाम को एक हमें पुलिस चौकी सिटी में सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला है जो उसने बस स्टैंड ऊना में एक दूसरी महिला के, जो कि यहाँ की लोकल महिला है, उसके हाथ से कंगन काट दिए और किसी दूसरी महिला को पकड़ा दिए। तो इस पर हमने इसमें 382/34 IPC के तहत मामला दर्ज किया है और इसमें हमने एक लेडी जिसका नाम भजन कौर है और वो रामनगर बस्ती संगरूर की रहने वाली है, इसमें उस महिला की गिरफ्तारी की है। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में एक बार फिर से झज्जर के गांव की बेटी नीरू समोता ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। नीरू पिछले लंबे समय से ऑस्ट्रेलिया में रह रही है और बॉडी बिल्डिंग में समय समय पर होने वाली प्रतियोगिताओं में वो हिस्सा लेती रहती हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुई एक बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में नीरू समोता ने अपनी मेहनत के बल पर 3 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल हासिल किए हैं। नमस्कार, मैं हूँ नीरू समोता। मैं झज्जर हरियाणा से बिलोंग करती हूँ और मैं ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड हूँ। मैं प्रोफेशन से एक फिटनेस कोच हूँ और मैं एक नेचुरल बॉडी बिल्डर भी हूँ। मैंने आज यहाँ पर नेचुरल बॉडी बिल्डिंग ऑस्ट्रेलिया NBA फेडरेशन के अंदर कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और उसमें मैंने 3 गोल्ड्स और 2 सिल्वर्स विन किए हैं। मैंने गोल्ड्स विन किए हैं थीम वेयर एंड स्विम सूट कैटेगरीज के अंदर और मैंने 2 सिल्वर्स विन किए हैं बिकिनी कैटेगरीज के अंदर। मैंने जो मेहनत है वो बहुत ज़्यादा की है कंपटीशन के लिए। स्पेशली मेलबर्न के अंदर वर्ल्ड का सबसे लंबा लॉकडाउन था, जिसकी वजह से यहाँ पर जिम्स बंद थी और मैंने अपने घर पे ट्रेन किया है जो भी मेरे पास ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स थे उनके साथ, जो कि बहुत लिमिटेड सा था पिछले 3 महीने से। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि आज मुझे स्टेज पर अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। खबर बहादुरगढ़ से है। बहादुरगढ़ में पीने के पानी की किल्लत से परेशान महिलाओं ने मटका फोड़कर अपना रोष जाहिर किया है। महिलाओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है और अधिकारियों से दिन में 2 बार पानी की सप्लाई करने की मांग की है। दरअसल महिलाएं पिछले 6 दिन से शहर में पीने के पानी की सप्लाई ठीक तरीके से नहीं होने की वजह से परेशान थी। महिलाओं की तरफ से कहा गया है कि पूरे शहर में पिछले 6 दिन से जलापूर्ति नहीं हो रही है, पानी नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से उनके रोजमर्रा के काम प्रभावित हो रहे हैं और यही वजह है कि वो इस तरीके से प्रदर्शन करने को मजबूर हुई, सड़क पर आई और मटका फोड़ के जरिए अपना रोष जाहिर किया। सरकार बिल्कुल फेल है। अधिकारी शहर में कोई सूद नहीं ले रहे। पानी आए 4-4 दिन हो जाते हैं। पूरे शहर में पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। अब भी सर्दी में ये समस्या है तो गर्मी में क्या हाल होगा। प्रशासन ने इस पर सूद लेना चाहिए। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समस्या ये है कि पानी नहीं आता और बिना पानी के सारे काम जो है ना, बच्चे भी ऑफिस को लेट हो जाए हैं और घर का काम भी सारा यूँ ही पड़ा रहा है और 4-5 दिन से तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा। बहुत दुखी हो गए। अब जब सर्दियों में नहीं आ रहा तो गर्मियों में कैसे आएगा। सरकार से यही कहते हैं कि रोज पानी आना चाहिए, दोनों टाइम आना चाहिए, नहीं तो दोनों टाइम नहीं तो कम से कम एक टाइम तो आवे पूरा पानी, ताकि जिनका गुजारा कर दे पानी से। कहते हैं कि पानी की समस्या बहुत है यहाँ पर। 5-6 दिन से तो पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। पानी के बेर हम लोग सारा दिन इंतजार करते रहते हैं कि अब आएगा अब आएगा। सुबह मॉर्निंग के टाइम में बच्चों का भी परेशानी हो रहा है। हम लोग बहुत परेशान हैं। और खबर सोनीपत से है। सोनीपत में कबड्डी खिलाड़ी संदीप का जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। अर्जुन अवार्ड मिलने के बाद कबड्डी खिलाड़ी संदीप का ससुराल पहुंचने पर यह स्वागत हुआ है, जोरदार तरीके से वेलकम हुआ है। संदीप के स्वागत के लिए सभी का यहां पर आभार भी जताया है। तो सोनीपत की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कबड्डी खिलाड़ी संदीप का स्वागत किया गया। अर्जुन अवार्ड मिलने के बाद कबड्डी खिलाड़ी संदीप का ससुराल पहुंचने पर यहां पर जोरदार तरीके से वेलकम हुआ। फूल मालाएं उन्हें पहनाई गई और जिसके बाद संदीप ने भी सभी लोगों का आभार जताया। इस सम्मान के लिए उन्होंने सभी का शुक्रिया अदा किया। मैं जी यहाँ पे मेरी शादी हो रही है मलाना गांव में
जो मेरे पिताजी हैं प्रदीप नंबरदार, उसने अच्छा स्वागत कर रखा है यहाँ, तो यहाँ आए हुए हैं। मैं सभी को यही बोलूँगा कि भाई ये एक शॉर्ट तरीका है। देखो स्पोर्ट्स में एक ऐसी चीज़ है कि भाई हर चीज़ से मान लो कि उसमें नशे पत्ते से भी दूर रहता है इंसान। वही तो बिगड़ने की जो ये जगह होता है, वही ट्रेनिंग करने का होता है सुबह शाम का। मैं सभी को यही बोलूँगा कि भाई देखो पढ़ाई तो है ही, पढ़ाई तो साथ के साथ करनी चाहिए, और जो कोई भी गेम चूज कर लो आप, तो उसमें मान लो कि भाई अच्छी जॉब मिल जाएगी और अच्छी मेहनत करोगे भाई, अच्छा लक है तो अच्छे प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाओगे और मम्मी पापा का नाम रोशन होगा, इलाके का और हरियाणा और फिर इंडिया का नाम रोशन होगा। और फिलहाल के इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप लोग अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।